दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं एचआर नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शेर शाह सूरी के लड़े गए युद्धों की। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से 1472 में सहसराम और खवासपुर के जागीरदार के घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था फरीद खां। फरीद खां अपने साहस के दम पर एक शेर को बिना हथियारों के मार डालता है और उसका नाम बहार खां लोहानी शेर खां रखता है। और वो शेर खां जब अपराजेय समझे जाने वाले, अविजित समझे जाने वाले मुगलों को हरा करके, हुमायूं को हरा करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त करता है और 1540 में बिलग्राम की लड़ाई जीत जाता है और दिल्ली में स्थापित करता है सूरवंश को। मुगलों को उखाड़ करके फेंक करके सूरवंश को स्थापित करता है और सूरवंश को स्थापित करने के बाद पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के, सैन्य व्यवस्था से लेकर के, अर्थव्यवस्था से लेकर के सब कुछ बदल डालता है सिर्फ और सिर्फ अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान। और उन 5 सालों के बाद 1540 से आगे 1545 में उसका दिल आ जाता है एक नर्तकी पर, और नर्तकी पर दिल आने के बाद वह नर्तकी को जीतने के लिए एक अभियान पर निकलता है, एक युद्ध पर निकलता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि शेर शाह सूरी शासक बनने के बाद कौन कौन से अपने राजनीतिक अभियान किए या कौन कौन से युद्ध लड़े और अंत में कैसे उसकी मृत्यु होती है। इसको समझें, बहुत रोचक कहानी है। देखते हैं होता क्या है। होता क्या है कि 1540 में जब दिल्ली और आगरा पर शेर शाह सूरी का कब्जा हो जाता है, उसके बाद शेर शाह सूरी को सबसे अधिक खतरा जो महसूस होता है वो सोचता है कि ये गख्खर हैं। गख्खर कहाँ रहते थे? गख्खर इन सिंध प्रदेशों में रहते थे, भारत के पश्चिम और उत्तर सीमा पर। देखो ये उत्तर है, ये उत्तर है। न किसी भी नक्शे में ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है, इधर वाला हिस्सा पश्चिम होता है बाएं हाथ पर। तो ये पश्चिम, ये उत्तर, तो ये कोना कौन सा हो गया? पश्चिमोत्तर। तो इन सिंध प्रदेशों के आसपास एक जनजाति रहती थी, एक जाति रहती थी जिसको कहते थे गख्खर। और ये गख्खर कैसे थे? गख्खर बड़े साहसी होते थे, बहुत साहसी थे गख्खर। साहसी के साथ साथ उनकी किस्म थी लुटेरों की, और लुटेरों की किस्म होने के साथ साथ वो गख्खर मुगलों के समर्थक थे। मुगलों के समर्थक थे, मुगलों के चेला चपाटी टाइप के लोग थे। तो सोचा कि ये मुगलों के ये जो चेले हैं, गख्खर हैं, ये पश्चिमोत्तर सीमा पर रहते हैं, ये कभी भी दिल्ली पर अटैक कर सकते हैं और हमको भी लूट सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला अभियान शेर शाह सूरी शासक बनता है 1540 में, और शासक बनने के बाद 1541 में अपना पहला अभियान करता है इन गख्खरों के खिलाफ। इन गख्खरों के खिलाफ अभियान करता है और अभियान करके गख्खरों को जीतता भी है, लेकिन गख्खर पूरी तरह से उनकी शक्तियों को छीड़ नहीं कर पाता है, गख्खरों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए वह क्या करता है, इस पश्चिमोत्तर सीमा पर एक किला का निर्माण करता है जिसको कहते हैं रोहतास का किला। रोहतास का किला बना करके वह गख्खरों को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जैसे आजकल देखो क्या है कि क्या कहीं अगर दूर दराज का इलाका है तो थाना कहीं और रहेगा, लेकिन अगर थाना का क्षेत्र बड़ा है तो वो क्या करते हैं, एक छोटी सी पुलिस चौकी डाल देते हैं। जगह जगह छोटी छोटी पुलिस चौकियां डाल देते हैं ताकि उस चौकियों पर 2-4 पुलिस वाले रहें। और पुलिस वाले क्या करेंगे, अगर आसपास के गांव में या कहीं भी कोई विद्रोह होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई हत्या चोरी मर्डर कुछ भी होता है, तो वे पुलिस वाले उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। उसी तरह से ये तो बैठा था दिल्ली पर, लेकिन रोहतासगढ़ में एक किला बना दिया, एक चौकी अपनी बना दी ताकि गख्खरों को वहां से कंट्रोल किया जा सके। तो गख्खरों की समस्या यहां उसने किस तरह से खत्म की? देखो, एक किला बना करके, एक चौकी, पुलिस चौकी टाइप बना करके, पुलिस चौकी मत कह देना, मैं पुलिस चौकी आज के संदर्भ में कह रहा हूं, ये एक किला है, ठीक। रोहतासगढ़ का किला बना करके गख्खरों को कंट्रोल किया। अब दूसरा उसका कौन सा अभियान होगा? दूसरा है बंगाल के विद्रोह को दबाना। क्योंकि पहले वो शासन कहाँ किया करता था? चुनार के आसपास, चुनार के दुर्ग पर वो शासक हुआ करता था, जहां से वो लगभग बंगाल और बिहार पूरे पर शासन करता था। लेकिन अब वो शासक कहाँ का हो गया है? दिल्ली का शासक हो गया है। तो इसीलिए बंगाल में क्या होता है, उस समय एक विद्रोह उभर करके सामने आता है, और जब बंगाल में वो विद्रोह उभर करके सामने आता है तो शेर शाह सूरी खुद बंगाल जाकर के, अपनी पूरी सेना लेकर के बंगाल जाकर के उस विद्रोह को कुचल डालता है।
ठीक। तो विद्रोह को कुचला कब? 1541 में ही। तो 1541 में उसने दो अभियान, एक तो गख्खरों के खिलाफ अभियान और दूसरा अभियान किसके खिलाफ किया? बंगाल विद्रोह को कुचल दिया, बंगाल के विद्रोह को दबा दिया। ठीक। अब तीसरा अभियान करता है वह मालवा पर। मालवा का क्षेत्र भारत के पश्चिम इलाके में पड़ता था, गुजरात के पास का क्षेत्र था और वहां पर अभियान करता है मालवा में। तो मालवा उस समय बहुत कमजोर था, शासक था वहां का मल्लू खां। तो मल्लू खां आसानी से हार स्वीकार कर लेता है और शेर शाह सूरी की अधीनता भी स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह से 1542 में मालवा पर शेर शाह सूरी का अधिकार हो जाता है। मालवा पर जब शेर शाह सूरी का अधिकार हो जाता है, उसके बाद वह अपने सारे के सारे अभियान राजस्थान के क्षेत्रों में शिफ्ट करता है। वह राजस्थान को रौंदना चाहता था, राजस्थान को जीतना चाहता था और सच में ऐसा किया। राजस्थान के कम से कम 2-3 शासकों को वो पराजित करता है और पराजित करके राजस्थान को भी एक तरीके से जीतने का या लगभग जीत ही जाता है। देखिए कैसे होता क्या है। चौथा अभियान है उसका, चौथा। इस चौथे अभियान को कहते हैं रायसीन का अभियान। रायसीन का अभियान, और उस समय रायसीन पर शासक हुआ करता था एक राजपूत जिसका नाम था पूरनमल। ये रायसीन का अभियान शेर शाह सूरी के चरित्र पर, शेर शाह सूरी पर, शेर शाह सूरी के जीवन पर एक कलंक साबित होता है। क्यों कलंक साबित होता है? क्योंकि जब यह रायसीन के किले को घेर करके शेर खां खड़ा होता है, रायसीन के अंदर पूरनमल राजा होता है और रायसीन के किले को घेर करके शेर खां खड़ा हो जाता है और कहता है मैं युद्ध लड़ूंगा। उस समय सारी राजपूत स्त्रियां जो थी, सारी राजपूत स्त्रियों ने पूरी तरह से जौहर की तैयारी कर ली। जौहर की तैयारी कर ली, पूरा लकड़ी लगा करके उस पर तेल वेल छिड़क करके सब कुछ तैयार था कि अगर शेर खां की सेना महल में प्रवेश करती है या हमारे रायसीन को जीतती है तो सारी की सारी स्त्रियां खुद को जला करके मार डालेंगी। ये जौहर की प्रथा थी। एक प्रथा है जौहर, एक प्रथा है सती। दोनों प्रथाएं लगभग समान हैं लेकिन पूरी तरह समान नहीं है। जौहर में क्या होता था, अगर किसी भी रानी का या किसी भी किले में या किसी भी राज्य में अगर वो राज्य हार जाता था दूसरे राजा से, तो वहां की स्त्रियां अपने इज्जत को बचाने के लिए, ताकि कोई आतताई उनको छू न सके, इसके लिए वो क्या करती थी, खुद ही आग लगा करके मर जाती थी। जैसे ही उनको पता चलता था कि हमारे पति वगैरह मारे गए हैं या हमारे ऊपर अब किस कब्जा हो सकता है आतताइयों का, तुरंत वो क्या करती थी, लकड़ियां लगा करके रखती थी और वो अपने आप को ही आग लगा करके मर जाती थी। सोचे किस तरह का जज्बा रहा होगा, क्या साहस रहा होगा उनका। तो उसी समय राजपूत जब रायसीन के किले को चारों तरफ से शेर खां या शेर शाह सूरी घेर करके खड़ा हो गया, तो उसी समय सारी की सारी राजपूत स्त्रियों ने जौहर की तैयारी कर ली। अब शेर खां ने क्या किया, वहां चली एक चाल और बोला कि पूरनमल, आप अगर आसानी से कब्जा होने देते हैं अपने किला पर या हमारी हार स्वीकार कर लेते हैं तो हम आपको जिंदा छोड़ देंगे, आपको मारेंगे नहीं। पूरनमल के मन में शंका थी, ये शंका थी कि ये हमारे साथ धोखा कर सकता है, इसीलिए पूरनमल संधि के लिए तैयार नहीं होता है। और संधि के लिए जब पूरनमल तैयार नहीं होता है तो पूरनमल को विश्वास दिलाने के लिए ये शेर शाह सूरी, ये शेर खां कुरान पर हाथ रख के कसम खाता है। कुरान पर हाथ रख के कसम खाता है कि पूरनमल, मैं तुमको सकुशल छोड़ दूंगा, तुम अपने साथ अपनी जितनी महल की स्त्रियां हैं, जो भी लोग हैं तुम्हारे, उनको लेकर के सकुशल निकल जाओ और किले पर कब्जा हो जाने दो। जब शेर खां कुरान पे हाथ रख के कसम खा लेता है, उस समय ये पूरनमल तैयार हो जाते हैं और तैयार होकर के अपने साथ अपनी टोली लेकर के निकलते हैं। लेकिन जौहर की तैयारी अभी भी थी, क्योंकि पूरनमल के मन में शंका थी कि ये कुछ कर सकता है। उसी समय उलेमाओं ने दिया एक फतवा। जब पूरनमल महल से बाहर निकला दरवाजा खोल करके, लगभग कई हजार लोग उसके साथ में थे, उनके साथ जब महल से बाहर निकल गए ये लोग पूरनमल और बहुत सारे राजपूत जब बाहर निकल गए, उसी समय उलेमाओं ने एक फतवा जारी किया और उलेमाओं ने कहा
कि काफिरों के साथ किए गए वादे को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे तुम कुरान पर हाथ रख के कसम खाए रहो, चाहे कहीं भी कसम खाए रहो, काफिरों को मारना जायज है, काफिरों के साथ धोखा जायज है। और जब कहा उसने कि काफिरों के साथ धोखा जायज है, उसी समय शेर खां और शेरशाह, शेर खां या उसी को शेरशाह सूरी कहें, उसने क्या किया, उन राजपूतों के ऊपर हमला किया जो राजपूत हमले के लिए तैयार नहीं थे उस समय। और राजपूतों का बहुत बेरहमी से कत्लेआम किया गया, क्योंकि वो हमले के लिए नहीं निकल रहे थे, वो तो संधि के अनुसार निकल रहे थे, वो तो इस वादे के साथ निकल रहे थे कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। और राजपूतों का कत्ल किया गया, राजपूतों को मारा गया, राजपूतों के सर काटे गए। और वहां की राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया, खुद को जला करके मार डाला, और कोई भी आतताई इन स्त्रियों को छू नहीं पाया। ये कहानी थी। इसीलिए इस कहानी को क्या कहा जाता है, शेर शाह के चरित्र पर, शेर शाह के जीवन पर ये कलंक थी, ये रायसीन का अभियान जो 1543 का अभियान था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा अभियान शेरशाह सूरी का उसके जीवन पर कलंक था, तो आप कहेंगे कि रायसीन का अभियान। रायसीन का अभियान शेर खां के जीवन पर कलंक था, क्योंकि उसने निहत्थों पर वार किया, उसने संधि के शर्तों का उल्लंघन किया, उसने कुरान पर हाथ रख के कसम खाने का उल्लंघन किया, क्योंकि उस समय मौलानाओं ने यह फतवा दिया कि काफिरों के साथ, यानी जो इस्लाम नहीं मानते हैं, जो इस्लाम के समर्थक नहीं हैं, जो इस्लाम धर्म के नहीं हैं, जो हिंदू हैं, जो राजपूत हैं, उनके साथ धोखा जायज है, उनका सर काटना जायज है, उनके वादे को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं उनके साथ किए गए। और ये शेर खां इस तरह से काम करता है। इसी रायसीन की लड़ाई में जब शेर खां ने ये काम किया, तो कोई मुसलमान था, शायद उसका नाम दौलत खान था। एक बार आप चेक कर लेना ये नाम मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। दौलत खां नाम था, दौलत खां। इसने क्या किया, जब ये काम किया शेर खां, तो ये जाकर के आत्महत्या कर लिया कि यार इस तरह से हमने काम कर दिया, इस तरह का काम कि उनके साथ वादा किया, फिर उनका सर काट दिया। तो ये अब नाम ये चेक कर लेना एक बार, या फिर मैं अगली वीडियो में बता दूंगा दौलत खान ही नाम था या नहीं था, है ना। अब देखो 1543 में रायसीन का अभियान हो गया। तो आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछता है, किसमें राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया, तो आप कहेंगे रायसीन में। पूरनमल के साथ धोखा किसमें हुआ, रायसीन में। शेर खां के चरित्र पर कलंक कौन सा युद्ध है, तो आप कहेंगे रायसीन का। अब 1543 में रायसीन अभियान कंप्लीट होने के बाद मारवाड़ का अभियान करता है 1544 में। मारवाड़ भी राजस्थान का ही इलाका था, और मारवाड़ पर शासन कर रहे थे उस समय मालदेव। मालदेव बहुत बहादुर आदमी था, बहुत बहादुर आदमी, राजपूत बहुत बहादुर। तो मारवाड़ पर शासन मालदेव का था, और मालदेव के साथ वहां पर थे दो राजपूत योद्धा जिनका नाम था जैता और कुंपा। जैता और कुंपा इस तरह के राजपूत थे कि जान लुटा दें अपने सरदार पर, मालदेव के लिए कुछ भी कर सकते थे। और सिर्फ मालदेव के लिए नहीं, अपनी मातृभूमि के लिए, उनके अंदर मातृभूमि के प्रति प्यार था, और मातृभूमि के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं होने दे सकते थे। मालदेव तो राजा था, राजा के लिए उसकी राजनीति प्यारी होती है। इसीलिए मालदेव ने यह प्लान बनाया, यह निर्णय किया कि हम पहले अभी युद्ध को रोक करके अभी पीछे हटते हैं, बाद में अपनी शक्तियां बढ़ा करके शेरशाह सूरी पर कब्जा करेंगे। लेकिन ये जैता और कुंपा इस बात के लिए तैयार नहीं थे। जैता और कुंपा कहते थे कि इन अफगानों की इतनी मजाल, इस शेर खां की इतनी मजाल कि आकर के मेरे किले के बाहर खड़ा होता है, इससे युद्ध लड़ेंगे, भागेंगे नहीं बाहर। ये जैता और कुंपा ने इस तरह की शौर्य का प्रदर्शन किया। मालदेव कहता था कि नहीं, पीछे चलो। उसी समय होता क्या है, उसी समय शेर खां एक सहारा लेता है कूटनीति का। करता क्या है, बहुत दिनों तक जब किले को घेर करके खड़ा होता है, किले पर कब्जा नहीं हो पाता है, उस समय शेर खां कुछ लेटर तैयार करवाता है, फर्जी लेटर तैयार करवाता है, और तैयार करवा के उनके खेमे के आसपास फेंकता है, और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मालदेव के
कुछ आपस के ही सेनापति और सरदार आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम मालदेव को क्या कर रहे हैं, शेर खां को सौंप देंगे, खुद राज कर लेंगे। मतलब कुल मिला के मालदेव ऐसा लेटर फेंकवाया कि जिससे मालदेव को लगा कि हमारे सैनिक, हमारे सरदार, हमारे सेनापति हमारे खिलाफ ही साजिश में लगे हुए हैं। उसके बाद तो मालदेव ने यह तय कर लिया कि अब मैं युद्ध लड़ने नहीं जाऊंगा, और मालदेव पीछे हटने लगा। मालदेव तो पीछे हटा, लेकिन ये जैता और कुंपा अड़े रहे। जैता और कुंपा बोले कि आप पीछे जाइए, हम पीछे जाने वाले नहीं हैं। और जैता और कुंपा दोनों ने लगभग 10,000 राजपूतों के साथ इस अफगान सेना पर, शेर खां पर आक्रमण कर दिया और एकदम मतलब टूट पड़े, एक टिड्डी दल की तरह टूट पड़े। किनके ऊपर? इस शेर खां की सेना के ऊपर। और शेर खां घबराया, लेकिन शेर खां की सेना बहुत बड़ी थी, इनकी सेना छोटी थी। साहस बहुत बड़ा था जैता और कुंपा का। और शेर खां को एक समय पर ऐसा भी लगा कि युद्ध तो मैं हार जाऊंगा। जैता और कुंपा और उसके 10,000 राजपूत सैनिकों ने जब मार काट मचाना शुरू की, लेकिन शेर खां वगैरह के पास थी तोपें, शेर खां वगैरह के पास थी बड़ी सेना। तो उन्होंने जल्दी ही इन दोनों को, जैता और कुंपा, वीर गति को उसमें प्राप्त हुए। सारे राजपूत सैनिक मारे गए, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होने दिया। तो इसी युद्ध को कहा जाता है कि ये सबसे कठिन अभियान था शेर खां का, क्योंकि इसमें जैता और कुंपा ने ऐसी शानदार अपनी शौर्य शक्ति का प्रदर्शन किया कि जो काबिले तारीफ है। और इस तरह की चीजें इन्होंने की कि लगा शेर खां को लगा कि मैं इसमें मारा जाता या मैं इसमें हार जाता। तो इसी युद्ध को जीतने के बाद शेर खां कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान से हाथ धो बैठने वाला था। उसको लगा कि मैं तो मारा जाता, इसमें पूरा हिंदुस्तान मेरे हाथ से निकल जाता, मुट्ठी भर बाजरे के लिए। मारवाड़ को वो मुट्ठी भर बाजरा बोला कि ये बहुत छोटा इलाका था, बहुत छोटे लोग थे, बहुत एक तरीके से मतलब बहुत दिल्ली के मुकाबले छोटी रियासत थी। और उसके चक्कर में, एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में, मैं क्या अब पूरे दिल्ली का साम्राज्य हार जाने वाला था, पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य हार जाने वाला था। तो सब पूछे कि सबसे कठिन अभियान कौन सा था शेर खां का, तो आप बोलेंगे मारवाड़ का अभियान, 1544 का अभियान। पूछेगा कि किसमें शेर खां ने कूटनीति का सहारा लिया, तो आप बोलेंगे मारवाड़ के अभियान में। जैता और कुंपा नाम के राजपूतों ने किसमें अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, तो आप कहेंगे कि मारवाड़ के अभियान में। ये सारे अभियान जीतने के बाद कौन सा? गखरों के खिलाफ बंगाल का विद्रोह, मालवा पर अधिकार, रायसीन का अभियान, मारवाड़ का अभियान, ये सारे अभियान करने के बाद जब शेर खां वापस आता है, जब शेर शाह सूरी वापस आता है, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर बुंदेलखंड के पास, एमपी के पास एक किला है, कलिंजर का किला। और उस कलिंजर के किले पर शासक थे कीरत सिंह, और कीरत सिंह के दरबार में थी एक नर्तकी, एक डांसर थी। और उस डांसर की खूबसूरती के बारे में, उस डांसर के नृत्य के बारे में जब शेर खां सुनता है, तो कहता है मुझे वो नर्तकी चाहिए। वह कीरत सिंह के पास पत्र भिजवाता है, कहता है कि आपके दरबार की जो डांसर है, आपके दरबार की जो नर्तकी है, उसे आप मुझे दे दीजिए, नहीं तो युद्ध करूंगा। ये बोला कीरत सिंह, नर्तकी तो नहीं दूंगा, चाहे तुम युद्ध कर लो। अब देखो कि एक ऐसा लड़का, एक ऐसा फरीद जो दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर चुका है, जो इतने अभियान जीत चुका है, सब कुछ होने के बाद बूढ़ा हो चुका है, उसको होने के बाद भी उसका मन कहाँ ललचा जाता है? एक नर्तकी के ऊपर, एक लड़की के ऊपर। और कीरत सिंह को भी देखो, ये युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन नर्तकी को देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये युद्ध विशुद्ध रूप से कोई राजनैतिक अभियान नहीं कह सकते, कोई इकोनॉमिक रीजन से नहीं हुआ, बल्कि एक लड़की के लिए युद्ध हुआ ये। और वो थी एक नर्तकी थी, एक डांसर थी। उसके बाद क्या हुआ? शेर खां आकर के उनके किले को घेर लेता है, कीरत सिंह के किले को चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने के बाद किले के दरवाजे को वो तो तोड़ नहीं पाते हैं। और किले के दरवाजे को जब शेर खां तोड़ नहीं पाता है, तो शेर खां ये आदेश देता है कि दीवार पर गोले दागे जाएं, किले पर गोले दागे जाएं, गोले दाग करके दीवार को तोड़ा जाए
और दीवार को तोड़ करके अंदर घुसा जाए। मतलब एक लड़की के लिए कितना कितना प्रयास कर रहे हैं लोग। देखिए तो हुआ क्या कि यहां से जब किला की दीवार थी, किला की दीवार, और किला की दीवार पर गोला ताना गया और गोला तान करके जब कई गोले दागे गए एक साथ, तो उसमें से एक गोला ऐसा था जो गोला दीवार से टकराने के बाद वापस आ गया और वापस आकर के शेर खां के बगल में गिरा। और उस समय शेर खां के बगल में क्या था? शेर खां के बगल में उस समय एक बारूद का ढेर था और उसी बारूद के ढेर में वो गोला आकर के गिरता है और उस बारूद के ढेर में आग लग जाती है। और आग लगने के बाद शेर खां बुरी तरीके से घायल हो जाता है और बुरी तरीके से घायल होकर के पड़ा रहता है। तो एक नर्तकी के लिए जाता है और गोला, और वो किस आग्नेयास्त्र से छूटा था? तो उसको कहते हैं उक्का आग्नेयास्त्र। एक उक्का नाम का, उक्का, ऊ से उल्लू, ऊ से उक्का, उक्का नाम का आग्नेयास्त्र था। आग्नेयास्त्र से वो गोला छूटा और शेर खां के बगल में आकर के गिरा और शेर खां पूरी तरह से घायल न सिर्फ हुआ बल्कि उसकी वहीं पर मृत्यु भी हो गई। तो उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। कहां पर? कलिंजर में। 22 मई 1545 की घटना है। तो आपसे पूछे कि शेर खां की मृत्यु कब हुई, तो आप बोलेंगे 22 मई 1545 में। कैसे हुई? उक्का आग्नेयास्त्र से गोला छूटा, दीवार पे टकराया और जाकर के वापस शेर खां के पास गिरा। शेर खां के पास थी एक बारूद का ढेर और उस बारूद के ढेर में लग गई आग और शेर खां पूरी तरह जख्मी और जख्मी होकर के मृत्यु। तो एक शेर खां जो इतने एफर्ट के बाद, इतनी मेहनत के बाद दिल्ली का राजा बना, 1540 में बना, लेकिन सिर्फ 1545 यानी 5 साल तक शासन करने के बाद कलिंजर के अभियान के दौरान मारा गया। ये यहीं पर इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और इन 5 सालों के शासन के दौरान उसने क्या प्रशासनिक सुधार किए, क्या इकोनॉमिक बदलाव किए, किस तरह के सैन्य सुधार किए और किस तरह के निर्माण वगैरह किए, सब के बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ये इसका युद्ध का पोर्शन क्लियर हुआ। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना और साथ के साथ किताबों से पढ़ लेना, क्योंकि किताबें ही सच्चे ज्ञान का भंडार हैं। इससे वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो से आपको सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, लेकिन किताबें ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि होता क्या है कभी कभी कुछ बिंदु छूट ही जाते हैं, तो उसको आपको किताबों से कवर कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।